मौर्यंस के आने के बाद भारत में एक तरह से मोनार्की आ गई, मतलब कि एक किंग होगा कंट्री को रूल करने के लिए। रिपब्लिक्स और ओलिगार्की जो कि मौर्यंस के आने के पहले थी, वो कोलैप्स हो चुकी थी। ओलिगार्की का मतलब ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कुछ लोगों द्वारा ही गवर्न किया जाता, मतलब जो पैसे वाले हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पावर का खुद के सीमित लोगों के फायदे के लिए यूज करते हैं। कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उनका मानना था कि एक देश को चलाने के लिए एक राजा होना चाहिए, मतलब कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, लेकिन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि राजा जो चाह ले बस वही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक किंग को अपने मिनिस्टर्स से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए एडवाइस देते रहना। इसलिए मौर्यंस के शासन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था, जिसे मंत्री परिषद कहते थे, जो कि किंग को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। इसमें पुरोहित, महामंत्री, सेनापति और युवराज होते थे। सिविल सर्वेंट्स होते थे जिन्हें अमात्यास कहा जाता था, जो कि आज की डेट में इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स जैसे होते थे, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिन करते थे। इन अमात्यास के सिलेक्शन के मेथड को कौटिल्य ने ढंग से अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। अशोका ने धम्म महामात्रास को अपॉइंट किया था धम्म के स्प्रेड को सुपरवाइज करने के लिए। इस हिसाब से मौर्यन स्टेट के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिविल सर्विस थी। अब बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को समहर्त कहा जाता था, जो कि एम्पायर के सारे रेवेन्यूज के कलेक्शन का इंचार्ज था। रेवेन्यू के सोर्सेस थे लैंड, इरिगेशन, कस्टम्स, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट्स, माइंस एंड पास्चर्स, लाइसेंस फ्री फ्रॉम क्राफ्ट्समैन एंड फाइन्स कलेक्टेड इन द लॉ कोर्ट्स। लैंड रेवेन्यू को नॉर्मली लैंड के प्रोड्यूस का 1/6 फिक्स किया गया था और इसके एक्सपेंडिचर होते थे किंग और उसके हाउस होल्ड में, आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक वर्क्स, पुअर रिलीफ, रिलीजन एटसेट्रा। अब बात करते हैं आर्मी की। मौर्यन आर्मी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, जो कि सेनापति के कंट्रोल में थी। सैलरीज कैश में दी जाती थी। ग्रीक ऑथर प्लाइनी के अकॉर्डिंग मौर्यन आर्मी के पास 6 लाख इन्फेंट्री थी, मतलब थल सैनिक, 30,000 कैवेलरी मतलब कि घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 चैरियट्स थे। इन 4 विंग्स के साथ इनके पास नेवी और ट्रांसपोर्ट सप्लाई विंग्स में। मेगास्थनीज बताते हैं इनके पास 6 बोर्ड्स थे, जो कि 6 मिलिट्री विंग को कंट्रोल करते थे और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर्स होते थे और हर एक विंग का एक सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका काम था रिटेल एंड होलसेल प्राइस को कंट्रोल करना और ये इंश्योर करता था कि गुड्स का स्टडी सप्लाई हो इनके ऑफिसर्स अध्यक्ष के थ्रू। ये वेट्स एंड मेजर्स को कंट्रोल करता था, कस्टम ड्यूटीज लिवाई करते थे एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेट करते थे। अब बात करते हैं जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। कौटिल्य के अकॉर्डिंग सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट दोनों हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धर्माधिकारिण कहा जाता है, जो कि कैपिटल में होती थी, और अमात्यास और आईएएस ऑफिसर्स के अंडर में प्रोविंशियल कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट्स में सबऑर्डिनेट फोर्स एग्जिस्ट करते थे। अपराधियों के लिए तरह तरह की पनिशमेंट हुआ करती थी, जैसे इम्प्रिजनमेंट, म्यूटिलेशन और डेथ। पुलिस द्वारा टॉर्चर भी किया जाता था सच निकलवाने के लिए। कुल मिला के इंसान और उसके बनाए सिस्टम मोर और लेस सेम ही थे। आप थोड़े लोग सिविलाइज्ड हो रहे हैं तो ऑफिशियली टॉर्चर एंड म्यूटिलेशन को बैन किया। अशोका ने धम्म महामात्रास को निर्देश दिया कि कोई बेगुनाह जेल न जाए और अगर गया है तो पता लगाएं और उसको जस्टिस दिलाएं। सेंटेंस के रेमिशन यानी सजा माफी के बारे में भी अशोका के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। बात करते हैं सेंसस की। मौर्यन पीरियड में सेंसस रेगुलर था। इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी काउंटिंग हुआ करती थी। किसके घर में कितने एनिमल्स हैं, लोगों की कास्ट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब म्युनिसिपल ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता था। फॉरेन और इंडिजीनियस पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए और जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता था उन्हें क्रॉस चेक कराया जाता था जासूसों द्वारा। अब बात करते हैं प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिनकी कैपिटल तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णनगरी एंड कलिंग में थी। प्रोविंशियल गवर्नर थे, वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ये लॉ एंड ऑर्डर एंड एम्पायर के टैक्स कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजुकास के अंडर होता था, जो कि आज की डेट के कलेक्टर्स जैसे होते थे। इन्हें असिस्ट करने वाले सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को युक्तास कहा जाता था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामणी के हाथ में होता था और इनके सुपीरियर ऑफिसर्स को गोप कहा जाता था, जिनके अंडर में 10 से 15 गांव होते थे। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अशोका के पहले ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स लकड़ी के बने हुए होते थे और खराब भी हो गए, लेकिन अशोका के टाइम से स्टोन का यूज होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद भी अशोका के टाइम के मॉन्यूमेंट्स जैसे कि स्तूपास डिसअपीयर हो गए। एक ही बचा है, वो सांची मध्य प्रदेश में। कुछ आर्टिस्टिक रिमेन्स है मौर्यन पीरियड के, वो इस हिसाब से। पिलर्स, ये एक फाइनेस्ट स्पेसिमन है मॉडर्न आर्ट का। इसमें इंस्क्रिप्शंस या फिर लेख हुआ करते हैं। ये पिलर्स दिल्ली, प्रयागराज, रोमिंदाई, सांची और सारनाथ में सिचुएटेड है।
इनके ऊपरी हिस्से में लायन, एलिफेंट एंड बुल के फिगर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा अच्छा सारनाथ का पिलर है जिसमें 4 लायंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसे अडॉप्ट किया है अपने स्टेट एम्बलम के लिए। फिर आते हैं केव्स। ये आजीविकास को अशोका द्वारा प्रेजेंट किए गए। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया आजीविकास के बारे में। ये धर्म का प्रचार करते थे, ये मॉन्क्स होते थे। ये एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज। इनमें से एक केव बराबर हिल्स बोध गया के पास है। अब हम बात करेंगे क्या कारण है जिससे मौर्यंस का खात्मा होना स्टार्ट हुआ। देखिए, इनके एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, इसमें काफी डिबेट हुई है स्कॉलर्स द्वारा। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बताती है कि अशोका की पॉलिसीज एंड उनके कमजोर सक्सेसर्स हैं इनके डिक्लाइन का कारण, और एक दूसरी अप्रोच है वो बताती है कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इनएडिकेट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे। ऐसा कहा जाता है कि अशोका की प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी ने ब्राह्मणों को परेशान कर दिया था, तो ब्राह्मणों ने क्रांति लाई पुष्यमित्र शुंग को यूज करके, जिसने लास्ट मौर्यन रूलर को मार दिया था। लेकिन अशोका कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट नहीं थे। एक और बात बोली जाती है कि अशोका की नॉन वायलेंस वाली पॉलिसी ने आर्मी के फाइटिंग स्पिरिट को कम कर दिया। देखिए, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के लिए, लेकिन इनके एम्पायर के डिक्लाइन का कारण सिर्फ अशोक को बोलना गलत होगा। अशोका आइडियलिस्ट होने से ज्यादा एक प्रैग्मेटिस्ट था।